हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आज हम विज्ञान विषय में पाठ 9 जंतुओं में जनन, इस अध्याय का हम पूरा संपूर्ण हल देखेंगे। इससे पहले कि हमने सभी अध्यायों को हल कर रखा है। यदि आपको किसी भी वीडियो को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है कि अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर जो देना है वो बहुत ही छोटे देने हैं, अति लघुत्तरी देने हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है IVF का पूरा नाम क्या है, या फिर IVF का पूरा नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए, IVF का पूरा नाम होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आई से रहेगा इन, वी से रहेगा विट्रो और एफ से रहेगा फर्टिलाइजेशन। पहले इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका नाम हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा रहता है वो सबसे विशाल होता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो जो गर्भाशय होता है, यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, गर्भाशय। यहाँ पर इस प्रकार गर्भाशय लिख सकते हैं हम। यहाँ पर गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, जनन क्या होता है। जंतु में जनन की विधियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यानी कि जो संतान, जैसे गाय है तो गाय अपने समान संतान को उत्पन्न करेगी। भैंस, बिल्ली, कुत्ता जो भी है वो अपने समान संतान जो उत्पन्न करते हैं उसको जनन कहते हैं। अब जनन की भी दो विधियां हैं पौधों की तरह, एक तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन। प्रश्न नंबर पांचवा देखिए, प्रश्न नंबर पांचवें में दिया हुआ है आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो देखिए, आंतरिक निषेचन, इसके नाम से स्पष्ट है कि आंतरिक निषेचन यानी कि निषेचन क्या होगा, अंदर। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इन सब में कहाँ निषेचन होता है, अंदर, मादा के अंदर निषेचन होता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आंतरिक निषेचन। जैसे बाह्य निषेचन, वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेंढक, मछली, स्टारफिश, इनमें जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए ये बाह्य निषेचन कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर छठा दिया हुआ है मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का निम्नांकित चित्र बनाना है, हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए, यह चित्र 9.2 है हमारा मानव शुक्राणु। तो इस प्रकार ये मानव शुक्राणु का चित्र होगा। इसमें जो ऊपरी सिरा कहलाता है यह सिर रहेगा, यहाँ पर बीच में मध्य भाग है और पीछे यहाँ पर एक लंबी सी पूंछ है। तो यहाँ पर 3 भागों को दर्शा रखा है, पूंछ, मध्य भाग और सिर। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर अगला दिया हुआ है मानव में मादा जननांग, यानी कि मानव शुक्राणु भी था और यहाँ पर हमें मादा अंडाणु का भी चित्र बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर जो भाग रहेगा वो रहेगा अंडवाहिनी। दोनों तरफ क्या रहेंगी, अंडवाहिनियाँ रहेगी। उनमें जो अंडाशय रहेगा, अंडवाहिनियों के अंदर जो निचले भाग रहेगा वो अंडाशय करेगा और यहाँ पर इस प्रकार ये गर्भाशय रहेगा। तो इस प्रकार हम चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों। तो मछली तथा मेंढक में बाह्य निषेचन के कारण जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे में कवच से ढके रहते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। तो यही कारण है कि जो मछली तथा मेंढक में वो सैकड़ों अंडे इसलिए देती है क्योंकि उनमें बाह्य निषेचन होता है, जिसमें बहुत सारे अंडे जो रहते हैं वो दूसरे जो जीव जंतु रहते हैं वो खा भी जाते हैं और पानी में बहते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8वें में लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, लैंगिक जनन इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन
होता है लैंगिक जनन कहलाता है। नर तथा मादा युग्मक का संलयन होगा तो वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। जबकि इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है। इनके उदाहरण देखिए यहाँ पर लैंगिक जनन का उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी। और यहाँ पर अलैंगिक जनन किसमें होगा, हाइड्रा और अमीबा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चों को जन्म नहीं देती, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते समझाइए। तो यहाँ पर देखिए जब मुर्गी सीधे बच्चों को जन्म नहीं देती, क्योंकि निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज का लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनियों में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। यहाँ पर निम्नांकित नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर ए वाला चित्र बनाना है युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, दूसरा है कोशिकाओं का पिंड और तीसरा हमारा भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। तो देखिए इनके हमें चित्र बनाने हैं, तो इस प्रकार देखिए इनके चित्र बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वें का चित्र है। यहाँ पर ए जो हमारा था युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, तो इसमें क्या होता है, रोपित भ्रूण रहेगा, यहाँ पर अंडोत्सर्ग है, युग्मनज है, अंडाशय है, रोपित भ्रूण है और गर्भाशय है। तो इस प्रकार जो अंडाशय में से अंडोत्सर्ग होकर युग्मनज बनेगा, युग्मनज से गर्भाशय में रोपित भ्रूण की तरह वो वहाँ पर रोपित होगा। अगला देखिए यहाँ पर बी वाला जो है हमारा कोशिकाओं का पिंड, ये इस प्रकार यहाँ पर कोशिकाओं का पिंड बना सकते हैं। और सी वाला देखिए भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, यानी कि भ्रूण जो रहेगा वो गर्भाशय में किस प्रकार रोपित होगा, इसमें गर्भाशय भित्ति है और विकसित होता भ्रूण है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10वें के दूसरे में भी हमें निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाना है, जैसे हाइड्रा में मुकुलन और अभिमा में द्विखंडन। ये देखिए दोनों अलैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जननों को हम देखिए यहाँ पर 9.11 जो चित्र रहेगा हमारा हाइड्रा में मुकुलन, तो इस प्रकार हाइड्रा के मुकुलन जो उभरते हुए मुकुलन दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार हम उनको चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। और प्रश्न नंबर 10वें की बी वाला अमीबा में द्विखंडन, तो ये चित्र देखिए 9.12 अमीबा में इस प्रकार द्विखंडन होता है। देखिए यहाँ पर जो अमीबा होता है वो विभाजित केंद्रक से, ए वाले में अमीबा है, दूसरे में वो विभाजित केंद्रक यानी सेंटर जो है उसका केंद्र वहाँ से 2 भागों में टूटेगा। सी में देखिए ये दोनों अलग अलग होने की कगार पे, और डी वाले में ये दोनों अलग अलग इनका द्विखंडन हो गया, यानी 2 भागों में वो टूट गया। तो इस प्रकार यहाँ पर अमीबा का द्विखंडन होगा।